और कांग्रेस पार्टी के 85 सभी नेतागण, पिता तुल्य बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज भाई जितेंद्र हुड्डा जी ने हाथी में आकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जोश भरा है वो जोश अगले इलेक्शन तक खत्म नहीं होगा और आगे से हाथी से कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा, चाहे वो नगर परिषद का चेयरमैन हो, चाहे एमएलए हो और चाहे एमपी हो। इसी प्रकार मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि एक दो चक्कर थोड़ी सी पावर इनको देने के लिए आप आते रहे मैं आपको दिलाता हूँ कि हजारों की संख्या में आपने 29 तारीख को पहुंच करके आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे और पूरे प्रदेश में जहाँ भी हमारी उठ बैठ है, जहाँ हमारे रिश्तेदार आना जाना है, सभी वर्करों का ये काम होना चाहिए कि ये नहीं कि हुड्डा साहब को शक्ल दिखा दे और अपना पार गई। जहां भी आपकी उठ बैठ है वहां जाकर के अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। जब आपकी पार्टी सत्ता में आएगी। इन्हीं बातों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे इंग्लिश सभा मोड़देपुर चेयरमैन योगेंद्र योग भाई से वो आए और अपने समय की गरिमा का ध्यान रखें, जैसा कि एमपी साहब के निर्देश। बहुत ही सामान्य युवा दिनों की धड़कन हमारे यहाँ भाई जितेंद्र हुड्डा जी, सांसद राज्यसभा व सम्मानित मंच, जिस प्रकार का जोश आज बहुत दिनों बाद हांसी के इन वर्करों में आया है। जितेंद्र जी, आपने जो जोश भरा है, उत्साह भरा है, भाई राम जी जैसे कह रहे थे, ये जोश अब खत्म नहीं होगा और हम हांसी की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरा तन मन धन से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी हर वर्गों के लिए उपेक्षा कर रही है, मैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी आपको बता देना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक ऐसी सरकार थी जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को सम्मान मिला, चाहे वो प्लाट देने की बात हो, चाहे वो कर्जा माफ करने की बात हो, चाहे वो अलग अलग बहुत विभागों में चेयरमैन और सदस्य बनाने की बात हो। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का सिर्फ 5% छोड़ के आज उसको कैंसिल करवा दिया। अगर वो सही रूप में पिछड़ा वर्ग की कैसी होती तो वो कोर्ट में तय नहीं करती। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सही रूप में अगर कोई देशी है पिछड़ा वर्ग का तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जितेंद्र हुड्डा जी है। धन्यवाद। धन्यवाद करता हूं भाई साहब का और रगड़ भाई आए हैं गिराए से, उनका भी धन्यवाद करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कृष्ण यादव जी से वो आए, समय की बड़ी गरिमा है, एमपी साहब को आगे प्रोग्रामों में जाना है तो मंचासीन नेताओं के नाम लेने की बजाय सम्मानित मंच कहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य अतिथि मेरे भाई एमपी साहब भाई जितेंद्र हुड्डा जी और उनके साथ आए हुए तमाम अगम श्रेणी से लेकर निवास तक सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, साथियों, माता बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे माननीय जो सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर है भाई जितेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में बैठे हैं। हमारी आन बान शान और जो 29 तारीख का स्पेशल प्रोग्राम है विपक्ष आपके समझ जो हुड्डा साहब ने पूरा हरियाणा में और हर जिले के लिए रखा हुआ है, जो या सरकार है उसको उखाड़ने के लिए जो पब्लिक की बात नहीं सुनती उनको सुनाने के लिए हुड्डा साहब हर जिले के अंदर समस्या सुनने के लिए आए हैं। आज भाई साहब को हाथ मजबूत करके जितना हमने दिल्ली आश्वासन दिया था उससे भी ज्यादा हमने पब्लिक को ले जा करके दिखा देना इस सरकार को, गंदी सरकार को, कि हमें ऐसा नेता चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। आज मैं एमपी साहब को बता देना चाहता हूँ, एमपी साहब जब एमपी जो वोटिंग है उस टाइम मैं फतेहाबाद का प्रभारी था और 22 तारीख का जो पिछड़ा वर्ग का हमारा सम्मेलन था, मैंने ऐसा हुए के लिए 20-25 गाड़ियां वहीं से भी आएंगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कृष्ण यादव जी का। मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से ये आवाज कम कर दो, आवाज थोड़ी सी कम। मेरा सभी
पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं से निवेदन है कि ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था रखी गई है, कृपया कर उस कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों। और अब मैं निवेदन करूंगा सिर्फ आधा मिनट के लिए सुरेश कमांडो जी अपनी बात रखेंगे। इसके बाद मान और सम्मान के लिए भाई दीपेंद्र जी राज्यसभा के सदस्य, स्टेज पर बैठे हुए तमाम नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, उज्जवल भारत के जिन बच्चों, छायाकार व पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम तो मैं भाई दीपेंद्र जी का समस्त आंसूवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कुछ एक साथियों को पता है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्रांति यात्रा भी की थी, पंचकुला से दिन तक पैदल आए थे और 13/6/2002 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा कंडेला एजुकेशन में कंडेला से चल करके दिल्ली तक पैदल गए। तो उस संघर्ष में भी हम साथ रहे और कभी इधर उधर भटके नहीं, अब भी हम साथ। जो भी भाई साहब छोटी पानी को पूरा करता हुआ, जो भी 29 तारीख के लिए हमारे जिम्मेवारी लगाएंगे, भलाई हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन कोई दिक्कत और परेशानी नहीं, हम अपनी हिम्मत के साथ आपके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व में चेयरमैन रहे श्री सुमन शर्मा जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। श्री सुमन शर्मा जी। परम आदरणीय हरियाणा के युवाओं की शान, लोकसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, परम आदरणीय माननीय श्री सुभाष गोयल जी पूर्व मंत्री जी, पूर्व विधायक श्री धीरा जी व सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, आज ये माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निर्देश पर, कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन जो हांसी हल्के का था, उनके आदेश हुए थे और ये हजारों की संख्या में दीपेंद्र जी के एक छोटे से आह्वान पर आपने इतने जोर से, इतने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के या दीपेंद्र हुड्डा जी का जो स्वागत किया है, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका स्वागत में धन्यवाद करता हूं। चौधरी साहब, आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये 29 तारीख को जो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा विपक्ष आपके समक्ष का जो प्रोग्राम रखा गया है, उसके लिए आपने यहाँ से कार्यकर्ताओं की अपने परिवार की मीटिंग बुलाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हांसी हल्के के अंदर माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो 10 साल तक रिकॉर्ड तोड़ विकास किया है, उसी का ये जो आज आपका स्वागत हो रहा है, उसी का ये काम है। हांसी के अंदर हुड्डा साहब ने ऐसी ऐसी चीज हांसी को दी है जिसका हरियाणा के अंदर नाम है। नई सब्जी मंडी जो दी, वो हांसी के अंदर हुड्डा साहब के राज के अंदर मिली थी। हरियाणा का सबसे बड़ा जो जलघर है, वो हुड्डा साहब के टाइम में हांसी में मिला था। जो पूरा सीवर का ट्रीटमेंट था, वो हांसी के अंदर हुड्डा साहब के टाइम में मिला था। कि जितने भी बाईपास निकले हुए हैं, ये हुड्डा साहब के टाइम में निकले थे। रेल लाइन जो हांसी से थी, वो भी हुड्डा साहब की देन थी। और ऑटो मार्केट जो थी, ये भी हुड्डा साहब की देन थी। इस बीजेपी की सरकार ने तो उसको संभालने का काम भी नहीं किया। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं हुड्डा साहब का था, हुड्डा साहब का हूं, हुड्डा साहब के साथ रहूंगा, जीवन भर राजनीति करूंगा तो हुड्डा परिवार की करूंगा। ये आपके बीच में आपसे वादा करता हूं। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरा, हुड्डा साहब, आपके पास टाइम कम है। माननीय मेरी बहन समाज, पूर्व पार्षद गंगा देवी जी, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश चौहान जी, रमेश सिसोदिया जी, भाई हरिराम सैनी जी, जितना भी ये परिवार आज आपके नेतृत्व में, पूरा जो अमर मार्केट का जो परिवार है, जिसमें सैकड़ों ये व्यापारी लोग हैं, पूरे हरियाणा के अंदर प्रचार करते हैं, जिस भी पार्टी का करते हैं, उस पूरे परिवार का हम कांग्रेस पार्टी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। कि आए हुए सभी साथियों का जितना भी धन्यवाद करें थोड़ा है। दूसरा, आपसे निवेदन करते हैं कि 29 तारीख को सुबह 8 बजे फतेहाबाद के अंदर जो हुड्डा साहब ने प्रोग्राम रख रखा है, माननीय चौधरी उदय भान जी जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े ऊर्जावान साथी हैं, उन्होंने जो प्रोग्राम रख रखा है,
वो प्रोग्राम हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्राम होगा, क्योंकि उस दिन 2 प्रोग्राम और भी है। मैं यूं तो नहीं बताऊंगा कहाँ कहाँ है, लेकिन 2 प्रोग्राम और भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे रिकॉर्ड तोड़ करके पूरे जिले फतेहाबाद के अंदर सबसे बड़ा प्रोग्राम करेंगे। और सबसे निवेदन है कि सभी साथी हमारे साथ फतेहाबाद के अंदर जाकर के हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करेंगे। एक दूसरा निवेदन और करता हूं, सभी भाई सामर्थ्य हैं, सभी सम्मानित हैं, फिर भी किसी भाई को अगर गाड़ी की जरूरत हो, बस की जरूरत हो, एक दिन पहले हमारे से संपर्क कर ले, उस भाई को हम साधन उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। एमपी साहब, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि लोही विधानसभा के बाद 90 विधानसभा क्षेत्रों में कोई हल्का आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो हांसी हल्का है। और आज का जो ये कार्यक्रम है ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, हांसी हल्का के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से है, समस्त कांग्रेस के नेताओं की तरफ से है। इसके अंदर हांसी हल्का के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत है, तो मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा, पूर्व में मंत्री रहे हमारे आदरणीय बाबूजी श्री सुभाष गोयल जी आए और दो शब्द रखें। और मैं सुरेश पाटिल एडवोकेट जी का भी धन्यवाद करता हूं, और हमारे ललित भारद्वाज जी वरिष्ठ पत्रकार जो कांग्रेस पार्टी का मीडिया का काम देखते हैं हांसी हल्का की तरफ से, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मैं हेलो, मैं एक बात भूल गया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। एमपी साहब, आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, वे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने मेरे को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो प्रवक्ता नियुक्त किया है, मैं उसके लिए इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। श्री सुभाष गोयल। हांसी सुभाष रामलीला क्लब के इस प्रांगण में हरियाणा की आन बान और शान और देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य अजीज दीपेंद्र हुड्डा जी, पूर्व विधायकगण और पार्टी के सभी निष्ठावान साथियों, पदाधिकारियों, मातृशक्ति और हांसी हल्का के तमाम मेरे बुजुर्गों, भाइयों और प्यारे बच्चों, हुड्डा साहब, जिस प्रकार से आपने दिल्ली में आदेश दिया था कि आपने सबने मिलकर प्रोग्राम बनाकर 29 तारीख के लिए विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम करना है, हम सब साथियों ने मिलकर आपके आदेश की अनुपालना करते हुए श्री राजीव गांधी जी के निर्माण दिवस पर सामूहिक मीटिंग करके आपके आदेश की पालना करके आज ये मीटिंग बुलाई थी। हमें उम्मीद नहीं थी इतने लोग आएंगे, लेकिन आपका प्यार और स्नेह इस बात को दर्शाता है कि आप जनता के बीच में आपका कितना रुतबा है। आपका रुतबा, आदरणीय हुड्डा साहब का रुतबा, और आपने जो भी हमारे को प्रदेश अध्यक्ष दिए हैं, उनकी करामात का नतीजा है कि आज हांसी में कांग्रेस के लिए इतने लोग, महिलाएं और आदमी और बच्चे इकट्ठे हुए हैं। ये सिर्फ आपकी सोच और आपके अच्छे विचारों के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला आगे का आपका भविष्य उज्जवल रहेगा और देश की कमान, प्रदेश की कमान आप लोग संभालने का काम करेंगे। और जिस प्रकार अतीत में आपने मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जैसा बतलाया, जो आपने काम करके दिखाया हरियाणा प्रदेश में, हुड्डा साहब, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज की सरकार झूठ पर टिकी हुई है और जिस प्रकार से हांसी का बुरा हाल है, सड़कों में निकला नहीं जाता, बिजली की व्यवस्था खराब है और जिस प्रकार
डीजल की, पेट्रोल की और गैस सिलेंडरों की मारामारी से जनता त्रस्त है। आपकी सरकार आने के बाद इन सबको निजात दिलाने का आप काम करेंगे। आपकी उम्मीद पर हम भी खरे उतरते हुए अपना प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा 29 तारीख को लोगों को लेकर चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं पूर्व मंत्री रहे श्री सुभाष चंद्र गोयल जी का। उन्होंने बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया और अपने विचार रखे। अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा के युवा की दिलों की धड़कन, बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व में धनी राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिनको सुनने के लिए आप इतने घंटों से इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। माननीय राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, हमारे पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, हमारे पूर्व विधायक रणदीप सिंह धीरा जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व चेयरमैन हासी कमेटी के हमारे भाई सुमन शर्मा जी, हमारे यहाँ से उम्मीदवार रहे भाई ओम प्रकाश बंगाल जी, हमारे भाई धर्मवीर गोयल जी, राजेंद्र सूरा जी, छत्रपाल सोनी जी, तेलराम जागड़ा जी, योगेंद्र योगी जी, जय सिंह पाली जी, राजेंद्र ठाकुर जी, कृष्ण यादव जी, विजेंद्र हुड्डा जी, रमेश ससोदिया जी, रविंद्र मलिक जी, कमला देवी जी, हरिराम सैनी जी एमसी, सुरेश कमांडो जी, ओम प्रकाश चौहान जी, पूर्व पार्षद हमारे भाई मुकेश कासनिया जी, गंगा देवी जी, पूर्व पार्षद किरण मलिक जी, कपूर सिंह पूनिया जी, रविंद्र मलिक जी, वेद प्रकाश नगूरा वाले, जयवीर गोयल जी, भाई योगेंद्र योगी जी, ओम प्रकाश बंगाल जी, कृष्ण यादव जी, दोबारा नाम कमले, हमारी बहन कमलेश जी, हमारे भाई राजपाल जी, हमारे भाई जस्सी जी, भाई विजेंद्र हुड्डा जी, भाई पार्षद विनोद सिंगला जी, गिल्लू भाई गिल्लू जी, गिल्लू मास्टर जी, बहुत से, हो सकता है किसी का नाम शमशेर मलिक, भाई शमशेर मलिक जी, सुखबीर जी, भाई पानू जी, सुरेश पानू जी, बहुत से हमारे राजेश कासनिया जी, हमारे बहुत से साथी रामेर गिराई जी, राजेंद्र ठाकुर जी का आ गया था, सतीश यादव जी, हमारे तेजवीर जी, हमारी बहन और संघर्षशील किरण मलिक जी, सतपाला मलिक जी, और भी किसी का अगर नहीं भी लिया गया हो, तिवारी जी, और भी किसी का अगर नहीं लिया गया हो तो घर की बात है। स्पीच जब बीच में भाषण चले बीच में बताते रहना, मैं लेते रहूँगा। घर की बात है, कोई दूर का काम नहीं, घर का काम है। सभी पिता के समान मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी बचपन से लेकर आज तक हासी की बहुत कार्यकर्ता मीटिंग आप लोग के साथ मुझे भी अटेंड करने का मौका मिला है, लेकिन आज जितनी बड़ी संख्या में और जिस जोश और भावना के साथ आज हासी की कार्यकर्ता बैठक हुई, कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई है, कांग्रेस पार्टी की सभा हासी में हुई है, मैंने ऐसी कभी जब सरकार में भी था तो उस समय नहीं देखी, विपक्ष में तो देखी नहीं, तो आज तक कभी इतनी बड़ी सभा नहीं देखी ऐसी जोर से। तो ये आप सबको मैं बहुत बहुत इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। कृष्ण ने आपका ले दिया था नाम वो ऐसे जो है ऐसे देख रहा था कृष्ण में का, मैं पता नहीं कहीं बाद में बुलाना ना दे, अभी मैंने पूछ लेते हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि आज का हमारा मकसद था आपको निमंत्रण देना, विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम फतेहाबाद में 29
ये जो 29 तारीख है जो इतवार आएगा उस दिन विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, जिसमें हरियाणा कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष उदय भानकी और सभी विधायक लोगों के बीच में लोगों के मुद्दे ताकि हम उठाएं। ये मैं आपको बता दूं, ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, इसकी 1 साल पहले शुरुआत हुड्डा साहब के नेतृत्व में 1 साल पहले शुरुआत करनाल में हमने करी थी, क्योंकि उस समय एक ऐसी सरकार, हरियाणा में ऐसी सरकार है आपके सामने है, जो लोग बीजेपी के हों या जेजेपी के हों, जो चंडीगढ़ में बैठ के प्रदेश की जनता को भूल गए थे। जनता त्रस्त थी, हर वर्ग परेशान था, लेकिन वो चंडीगढ़ छोड़ने को तैयार नहीं थी, ऐसी सरकार थी। तब एक फैसला लिया कि प्रजातंत्र में विपक्ष का, सत्ता पक्ष और विपक्ष, लोकतंत्र में दोनों की भूमिका होती है। अगर सत्ता दल, सरकार अगर भूल जाए जनता को, तो विपक्ष का काम होता है कि सरकार को जगाना, उसकी अगर वो सत्ता के नशे में, सत्ता के घमंड में अगर सोई पड़ी हो कोई सरकार, तो उसको जगाने का काम विपक्ष का होता है। इसीलिए हमने करनाल में सबसे पहला प्रोग्राम किया विपक्ष आपके समक्ष, और हर जिले में, शुरुआत में हर जिले में एक सभा करने का निर्णय लिया। करनाल से होते हुए जींद, नूंह, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। और ये बात देखी हमने कि जब करनाल में प्रोग्राम किया तो उसके अगले हफ्ते मुख्यमंत्री जी को करनाल में कार्यक्रम करना पड़ा। जब जींद में कार्यक्रम किया तो उसके अगले हफ्ते उप मुख्यमंत्री जी को उचाना में प्रोग्राम करना पड़ा। फरीदाबाद में हमने प्रोग्राम किया 1 मई को, तो ये जो 1 मई गई, अगले हफ्ते मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम करना पड़ा फरीदाबाद। और अब हमने 29 तारीख की जब तारीख रखी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में, फतेहाबाद के अंदर, तो जब हमने प्रोग्राम रखा तो 29 को ही, उसी दिन सिरसा में ही मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम रख दिया हुड्डा में, और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने प्रोग्राम रख दिया टोहाना में। तो उसी दिन, तो हम इसमें पत्रकार भाई मौजूद हैं, हम इसको अपनी सफलता मानते हैं और हमें संतुष्टि है कि कम से कम हमारे दबाव से जो लोग चंडीगढ़ में बैठ गए थे, जनता को भूल गए थे, उनको मजबूरी में जनता के बीच में आना पड़ता है। और ये भी हम कहना चाहते हैं पत्रकारों से कि पत्रकार भाइयों, आपके पास सरकारी इश्तिहार के बजट का बहुत दबाव रहता है, आप हमारी कम दिखाते हो। सरकार के पास बेहद बजट है, इनके पास 2-2 सरकारें हैं, हमारे पास नहीं है, लेकिन आप अपनी ड्यूटी पूरी करना। लेकिन 29 तारीख को जब तीनों रैलियां हो, जब 2 सरकारी रैली हो और एक जनता की रैली, विपक्ष की रैली हो, तो आप आधा घंटा उन दोनों रैली का लाइव टेलीकास्ट दिखाना, लेकिन आखिर में 1 मिनट हमारी रैली का भी नजारा दिखा देना। इसमें पता चल जाएगा आपको कि जन भावना कहाँ। आज हर वर्ग, ऐसी सरकार, 8 साल से सरकार हरियाणा में, मगर दुख के साथ कहना पड़ता है, आज इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो हरियाणा 2014 से पहले, अगर हम याद करें कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय, देश में विकास के मामले में हरियाणा नंबर 1 था। विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, गरीब आदमी के, एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, बैकवर्ड के, छत्तीस बिरादरी, गरीब परिवार, उनके हितकारी फैसलों में देश में हरियाणा नंबर 1 पे हरियाणा गिनती होती थी। चाहे वो 100-100 गज के प्लॉट के फैसले की बात हो, चाहे वो मकान की, गरीब आदमी के मकान की किस्तों की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की बात हो, या पीने के पानी टंकी टूटी की बात हो, या 1ली से 12वीं क्लास तक गरीब परिवार के बच्चे को वजीफा देने की बात हो, जो देश में कहीं नहीं था, वो हरियाणा में वजीफा था, जो बंद पड़ा है इनकी सरकार में। चाहे वो सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की बात हो, और चाहे वो पेंशन की बात हो। उस समय हम खुल के कहते थे, इश्तिहार आते थे कि देश में सबसे ज़्यादा पेंशन, आपको याद हो कांग्रेस की सरकार में, उनका सरकार में इश्तिहार आते थे कि देश में सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा में। अब जो है केवल भाजपा ही नहीं, उस समय 2012 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, और हमने तब भी चुनौती दी थी कि भाई दिल्ली में आप जितनी बढ़ानी है बढ़ा लो, आपसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा में देंगे। और आज भी हम कहना चाहते हैं, कभी अवसर मिला तो देश में छुट्टी बोलेंगे कि देश की सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा की है। तो हरियाणा आगे बढ़ रहा, खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा था। 10 साल तक हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ा। आपको याद होगा, हमारी जब रैली होती थी उस समय, तो रैली का नाम होता था
खेतड़ में रैली हुई तो नाम हुआ बिजली रैली, बिजली का प्लांट लगेगा। हांसी में रैली हुई तो नाम हांसी की रैली का था रेल रोड रैली, कि रेल भी आएगी और ये हाईवे भी बनेगा, यह आपको याद होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब ये हमारे से कंपटीशन करके, हमारी रीस लगा के और मजबूरी में ये प्रोग्राम तो कर रहे हैं टोहाना में और सिरसा में मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, मगर अपने रैलियों का वैसा ही नाम रखें। हमारे समय बिजली के कारखाने लगे, 5 बड़े थर्मल प्लांट लगे, कम से कम आप भी एक लगा दो। कहीं कोई यूनिवर्सिटी रैली रख दो, किसी का नाम रेल रैली रख दो। ये जो रेल की लाइन हासिल की, बड़ी दुख की बात है, बड़ी भावना के साथ ये रेल की जो लाइन थी और ये नेशनल हाईवे था 4 लेन का, ये मैंने प्लान किया था। मैं देखता था कि दिल्ली की एक तरफ जीटी रोड चंडीगढ़ तक 4 लेन कनेक्टिविटी की वजह से पूरा दिल्ली से चंडीगढ़ तक इस तरह का डेवलपमेंट था, विकास था, निवेश था। और वहाँ एक तरफ दिल्ली से चंडीगढ़ और दूसरी तरफ दिल्ली से जयपुर चले जाएं तो दिल्ली से निकलते ही पहले एयरपोर्ट, फिर गुड़गांव, फिर बावल, रेवाड़ी, नीमराना, जयपुर तक इतनी इंडस्ट्री, इतनी डेवलपमेंट। फिर मैं देखता था जब दिल्ली से रोहतक, हांसी, हिसार जाए तो ये जो रास्ता था, इस रास्ते पे ना तो इन्वेस्टमेंट थी ना डेवलपमेंट थी। मैं जब दिल्ली से विकास चलता है तो वो चंडीगढ़ होके पंजाब चला जाता है, दिल्ली से गुड़गांव होके राजस्थान चला जाता है, फरीदाबाद दिल्ली से होकर मथुरा तक पहुंच जाता है। लेकिन रोहतक, हांसी, हिसार और सिरसा, ये जो दिल्ली हरियाणा का सबसे बड़ा हिस्सा है, इस रोड पे विकास क्यों नहीं होता? और यही इसी संकल्प के साथ ये 4 लेन, डबवाली तक 4 लेन का और 6 लेन का कनेक्टिविटी के हाईवे के साथ साथ ये जो रेल की लाइन, ताकि सीधी रेल की लाइन, ताकि हिसार से चलो 2 घंटे के अंदर जो है दिल्ली पहुंचो, ये रेल की लाइन। लेकिन दुख की बात तो ये है, बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने रेल की लाइन का, मैंने बड़ी मेहनत से इसका काम शुरू कराया 2012 में, 2022 में 10 साल हो गए जिन्होंने बुलेट ट्रेन की बात तो करी, मगर एक रेल की लाइन हांसी से लेकर रोहतक तक अभी तक पहुंचा नहीं पाए। दूसरी बात, मगर ये विकास का जो पहिया था, कुल मिलाकर हरियाणा जो विकास के मामले में 1 नंबर पे गिनती जिसकी हो रही थी, उसका विकास का पहिया कहीं ना कहीं रुका। और वही हरियाणा आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1। ये बड़े दुख की बात है कि दिल्ली के 3 तरफ हम हैं, लेकिन बेरोजगारी में हरियाणा, भारत सरकार हर महीने आंकड़े देती है, पिछले 21-22 महीने से हर महीने हरियाणा, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ये दुख की बात इसीलिए कि यही बेरोजगारी है जिसकी वजह जिसका सीधा संबंध अपराध से भी है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो कहीं अपराध बढ़ता है, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो नशे की तरफ नौजवान पीढ़ी जाती है। दुख की बात ये, और यही हमें हरियाणा को बचाने के लिए, अगली पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हम बचे हुए थे। पंजाब में युवा पीढ़ी नशे से खराब हो रही थी, दिल्ली में युवा पीढ़ी नशे से खराब हो रही थी, लेकिन हरियाणा में शिक्षा और खेल की तरफ हरियाणा बचा हुआ था। लेकिन आज बेरोजगारी की तरफ जो इस सरकार की दृष्टिहीनता की वजह से आज हरियाणा ना इन्वेस्टमेंट हुआ, ना हरियाणा के अंदर पावर प्लांट लगे, ना यूनिवर्सिटियां बनी, ना औद्योगिक क्षेत्र बने इस सरकार में, ना इन्वेस्टमेंट हुआ, ना हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी जितनी मिलनी चाहिए थी, ना सरकारी नौकरी मिली, एक के बाद एक भर्ती घोटाले, जिसकी वजह से बेरोजगारी में नंबर 1, विकास के नंबर 1 हरियाणा, बेरोजगारी में नंबर 1। और अब न बेरोजगारी की वजह से नशे ने भी दस्तखत दे दी है हमारे हरियाणा में, हमारे इस इलाके के अंदर। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अपने नौजवान साथियों को, बड़े बुजुर्गों को, कि आने वाले समय में भविष्य को बचाने के लिए भी ये लड़ाई है। और ये क्या कर रहे हैं, आज वही हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, वही हरियाणा भ्रष्टाचार में भी नंबर 1। आपको याद होगा जब 2019 में चुनाव हुआ तो लोग इस सरकार को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। लोगों ने, बीजेपी ने नारा दिया 75 पार, टीवी दिखा रहा था 85 पार। एबीपी न्यूज वाला कोई भाई होगा तो बुरा भी मान जाएगा, लेकिन इलेक्शन से 3 दिन पहले एबीपी न्यूज में का सर्वे आपको याद होगा, कांग्रेस की 3 दिखा रहे थे। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये सर्वे पे विश्वास करें कि लोगों से बात कर रहे थे तो हम उनसे विश्वास करें। मगर कोई बात नहीं, एबीपी न्यूज वालों, आपने हमारी 3 दिखाई, बीजेपी की उस समय 85 दिखा रहे थे। समय बदलेगा, कभी आप भी सही दिखाओगे, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन आपको याद होगा
लोग इन्होंने नारा, बीजेपी का नारा था 75 पार। क्या हुआ? हकीकत जब नतीजा आया, लोग सरकार को रिपीट नहीं करना चाहते थे, बीजेपी की 40 सीट रह गई, मेजॉरिटी नहीं मिली। और उसके बाद एक ऐसी पार्टी 10 एमएलए एक ऐसी पार्टी के आ गए, क्योंकि हिसार से भी बहुत एमएलए आए उनके, जिन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार को पहुंचाएंगे जमुना पार। लोगों ने उनकी बात पर विश्वास करके उनको वोट दे दिया, लेकिन वोट लेते ही जमुना पार बीजेपी, लोगों ने तो पहुंचा दी थी जमुना पार बीजेपी सरकार, लेकिन जमुना पार से पकड़ के बीजेपी को लेके आए और चंडीगढ़ में दोबारा सरकार बना दी। और सरकार बना दी जेजेपी ने, और क्या कहा आपको याद होगा, क्या दिल्ली से जब गिनती पूरी हुई थी उस रात को आपको याद होगा, एक टीवी पे खबर आई, जेजेपी के मालिक पहुंचे अमित शाह जी के घर, आपको याद होगा, और घर से बाहर निकल के कहा कि समझौता हो गया, बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया, 5000 बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, इस बात पे समझौता हो गया। यही कहा था कि नहीं कहा था, मैं पूछना चाहता हूँ। और आज बुढ़ापा पेंशन कितनी मिल रही है, मैं बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ। 2500, और काटने भी लग रहे हैं, और 11 महीने की देते हैं, 1 महीने बीच में 1 महीना भी, और काटने भी लग रहे हैं 2500, जबकि इतने साल हो गए 3। हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जी जेजेपी वालों सुनो, हमारे घोषणा पत्र में है कि हम 1 नवंबर 2019 को, यानी कि 3 साल पहले, हम जो है 5000 बुढ़ापा पेंशन 5000 से शुरू करेंगे और 5 साल में उसको दुगनी करेंगे। आप वहाँ मत जाओ, आप यहाँ आओ। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप पे विश्वास नहीं है, हम विश्वास करेंगे जो है अमित शाह जी पे विश्वास करेंगे, बीजेपी पे, और हम 5000। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ, बुढ़ापा पेंशन पे समझौता नहीं था, होता तो बुढ़ापा पेंशन मिलती, आज 2500 की नौबत नहीं आती। बुढ़ापा पेंशन पे समझौता नहीं था, हरियाणा को लूटने की छूट पे समझौता था। कौन शराब के महकमे से लूटेगा, कौन माइनिंग के महकमे से लूटेगा, कौन रजिस्ट्री के महकमे से लूटेगा, जेजेपी के पास कौन सा जाएगा, बीजेपी के मंत्रियों के पास कौन सा जाएगा। और इस बारे में मैं क्या बताऊंगा, सारी बात दादा गौतम बता देगा, कौन कितना जिम्मे लग रहा है। ठीक बात है ना, दादा गौतम बता देगा सारी बात, दादा गौतम बता देंगे कौन कितना जिम रहा है, कौन कितनी डकार में खुला, और खुला काम भी चल रहा है। खुला काम, ऐसा खुला काम हमने नहीं देखा जो हरियाणा के अंदर लूट रहे हैं। प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, जैसे महंगाई में रेस लगी हुई है कि भाई डीजल ज्यादा महंगा या पेट्रोल ज्यादा महंगा, रसोई गैस जैसी महंगी, या बेरोजगारी ज्यादा, जैसे पूरी अर्थव्यवस्था को डामाडोल करने में जो रेस लगी हुई है, ऐसे लूटने की भी रेस लगी हुई है। आज 8 साल में हरियाणा को पटरी से इन्होंने उतारने का काम किया है, और इसीलिए आज हरियाणा के लोग आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से देखते हैं, परिवर्तन आए, बदलाव आए। और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का एक फैसला लिया, उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया, और चौधरी उदयभान जी जो 4 बार के विधायक, एक बहुत जमीनी स्तर के नेता, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने का काम किया। अब आने वाले समय में हरियाणा के भविष्य को बचाने के लिए आप और हम मिलकर लड़ें, इस बात पर सबकी नज़र टिकी है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और सारे हमारे, मैं कहूँगा कि केवल पार्टी कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि मैं तो घर के आदमी हूँ, मैं तो बचपन से लेकर आज तक, आप लगभग जो बैठे हैं उसमें से मैं सभी नहीं कहता, लेकिन कम से कम आधे लोगों को, कम से कम मैं 1/4 आदमियों को बाय नेम जानता हूँ और आधे लोगों को बाय फेस जानता हूँ। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारे घर के आदमी, आप सारे घर के हमारे जो परिवार हो, कोई भी काम शुरू करते हैं तो परिवार से पूछते हैं, और परिवार का साथ हो तो काम पार। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई ये जो संघर्ष हरियाणा को बचाने के लिए, हरियाणा को इंच के चुंगल से छुड़वाने के लिए, ये जो संघर्ष और ये जो मेहनत करेंगे अगले 1.5 साल में, 2 साल में, तो इसमें कदम से कदम मिलाकर आपका साथ और आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आपसे ये आशीर्वाद, मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूँ। मेरा भी कुछ तजुर्बा हुआ है, हर तरह का समय, हाँ जी, झुकते हुए, हाँ जी, जिनकर समझ, हाँ जी, हाँ
हाँ जी, अब ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस राज में टैक्स नहीं था, अब 12% जूतों पे 12% भी, तो भाई ये जो टैक्स लगाते चारों तरफ, तो ऐसे लोगों को बदलना पड़ेगा और दोबारा से आपकी सरकार लानी पड़ेगी जो है ये। और देखो, इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ, पहले एक नारा था टैक्स पे आता हूँ एक बात, पहले एक नारा था कि भाई सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल चाहिए तो हरियाणा आइए, क्योंकि वैट सबसे देश में कम था, सबसे सस्ता वैट और सबसे ज़्यादा पेंशन ये था, तो वैट सबसे कम था, दिल्ली से आके हरियाणा में सस्ता, पंजाब से आके, राजस्थान से आके, अब सबसे ज़्यादा टैक्स हरियाणा, ये हरियाणा का इन्होंने स्थिति डामाडोल कर दी है। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज दो बातें रह गई, एक शामिल की रह गई, तो आज बहुत से लोग जो शामिल हुए हैं मैं उनका स्वागत भी करता हूँ, और मेरा ये आप लोगों को मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास से सिसोदिया साहब, जिस विश्वास से आप शामिल हुए हो, मेरा छोटा बड़ा भाई है, जिस विश्वास से सिसोदिया साहब आप शामिल हुए हो, उस विश्वास को ये मेरी जिम्मेदारी है कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। आज आपने हाथ पकड़ा है, आप छुड़वा नहीं पाओगे ना कोई। जिंदाबाद, आपने हाथ पकड़ा, जिंदाबाद। तो ये दूसरी बात जो है, जो आज एक ये मैं समझता हूँ कि कल एक नगर पालिका के चुनाव की भी, नगर परिषद के चुनाव की भी का भी बिल्कुल वजह है। तो मुझे लगता है कि आज ये जो 29 तारीख की, 29 को तो आप आओगे ही आओगे, 29 को आओगे भाई, सबसे हाथ खड़े कर दो, देखिए बाद 29 को जरूर, 29 को आप सबने पहुंचना है। तो 29 के लिए तो आज है ही हमारी तैयारी, लेकिन साथ के साथ जो नगर परिषद का जो इलेक्शन का बिगुल बजा है, आज मैं समझता हूँ हासी में उसका भी बिगुल बजाने का काम इस सभा से हुआ है। तो आपको मैं एडवांस में उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। इस शब्दों के साथ आप सबका एक ये पप्पी चाय वाला का नाम रह गया था भाई, समाज से भी है जी, विकास जो पूरा प्रचार ये कहना चाहूँगा कि तो बिहाना आपके कांग्रेस में था, वहाँ अतिशय क्षेत्र में आपका प्रोग्राम था, वहाँ मेरे पास चाय पीना आए थे कि आपकी मेरी यही मांग है कि मेरे वहाँ सटा लग रही है, आपने चाय पीनवाना पड़ेगा। और मैं एक जो है सर्वेश जी है, ये मेरी इन्होंने आवाज उठाई, 8 साल से मैं चाइनीज डोर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये चाइनीज डोर पतंग वाली है, प्रशासन और पुलिस को कुछ अधिकारी है, विधायक का फोन करा दे, एसडीएम जो है अपना मनमाना एसडीएम ला रखा है, जो विधायक कहे वो ही करे। अगर चोर ने, बहुत बुरा हाल है यहाँ का, आप देखोगे कि खुद यहाँ सड़क कोई सी भी आ जाओ सारी टूटी पड़ी है। विकास के नाम से या काली देवी रोड पे श्री राम लैब से दिल्ली सैंपल चेक करवाए, वो फैल आए। विधायक और एसडीएम जो है वो अपना जो है सैंपल पास करवाने के लिए दर दर की ठोकरी खा रहे हैं। वो आप कोई सी सड़क पे जाके देखिए, सारा बुरा है, सारी सड़कों का, सारी सड़क टूटी पड़ी है। सत्यवान मलिक है जी, नाम रह गया, सत्यवान मलिक का नाम रह गया। और दूसरी बात जो पप्पी चाय वाले जी ने जो कही कि भाई पहले आप आते थे चाय पीने, पहले आप जो भी वर्तमान विधायक है उनके साथ आते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है पप्पी जी? आप जो है आपके अब पहले जितने आते थे उससे दुगना आपके चाय पे आएंगे। ये भी मैंने जो किया तो सम्मानित कर गया, सम्मानित कर गया था भाई साहब। सत्यवान इन्हीं शब्दों के साथ बहुत काम रहेंगे विकास के लिए। बाकी किसी का नाम नहीं गया हो, सत्यवान मलिक का सत्यवान मलिक गर्म हो रहा है थोड़ा, सत्यवान मलिक का नाम बहुत मलिक साहब बहुत सत्यवान मलिक का नाम आ गया। बाकी भी कोई रह गया तो फिर वो उलारा देगा भाई, कुत्ता पाल लियो जो है धमका लियो, ये नाम रह गया। मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जमीन से जुड़े सत्यवान मलिक जी का, उमरा से सत्यवान मलिक जी आए हैं अपनी टीम के साथ। सत्यवान मलिक जी का धन्यवाद करते हैं।
सत्यवान मलिक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं सत्यवान मलिक जी का। चलो ऊपर चलना लग रहा है। ये लाइव दिखा रहे हैं आपको दीपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में भारी जनसैलाब लाइव देख रहे हैं हरियाणा पोल न्यूज पर। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ये लाइव तस्वीर आप हरियाणा पोल न्यूज पर देख रहे हैं। सभी से अपील है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दे। ये लाइव तस्वीर दिखाई जा रही है हरियाणा पोल न्यूज पर। पत्रकार सम्मेलन होगा, आज हसियाड़ा में तोड़ पाड़। ये आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या कहना है बताओ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। ये विजेंद्र हुड्डा जी है, दीपेंद्र हुड्डा के स्पेशल यानी कि संघर्ष के साथी है। आज कैसा लग रहा है आपको हादसे में? हादसे में मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार इतनी पब्लिक देखी किसी कार्यकर्ता मीटिंग में। इसलिए ललित जी आपके चैनल से मैं सभी आसीवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आसी में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की बाहर सी आ गई है। धन्यवाद। तो आप कितने वर्कर लेके जाओगे फतेहाबाद में? फतेहाबाद जाता है कि विजेंद्र हुड्डा के पास एक युवाओं की बड़ी फौज है। हम सभी साथी जाएंगे और लबालब होकर के जाएंगे। धन्यवाद ललित जी। दिखा रहे हैं आपको लगातार 24 ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरियाणा पोल न्यूज में। सभी से अपील है कि वीडियो को शेयर कर दे। ये सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो वर्करों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे, बड़े धमाके करेंगे, आज बड़ा खुलासा करेंगे आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जयसिंह पाली जी देखिए कांग्रेस के नेता जयसिंह पाली जी, क्या कहोगे जी? आप क्या कहोगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज आसी के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद कहा है कि इतना बड़ा स्वागत हुआ है, आज तक पहले मेरा कभी नहीं हुआ। और सभी वर्करों ने जोर से लगा के काम किया है। और सैकड़ों साथी हमारे साथ भी यहाँ रैली में आए हैं। वो जैसे हम घर से चले तो 300-400 वर्कर हमारे साथ चले। वो हमारे साथ बिल्कुल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रहेंगे। और चैनत गांव की पंचायत ने फैसला कर लिया कि हम बीजेपी के वर्करों को गांव में नहीं घुसने देंगे। और पूछो क्या लग रहा है जो 29 तारीख को कार्यक्रम है फतेहाबाद का, उसमें कितनी भीड़ जाएगी हांसी से? मतलब हुड्डा साहब कह रहे थे कि 3000 आदमी लाओ, आज मुझे विश्वास है कि 5000 आदमी कम से कम जाएंगे। और 5000 और मैं साथ लेके मेरे 500 आदमी लगाए थे, मैं 1000 आदमी लेके जाऊंगा। जयसिंह पाली को एक पुराना कार्यकर्ता कहा जाता है हुड्डा साहब की। मैं हुड्डा साहब के साथ संघर्ष का साथी हूं। और ये कई आदमी तो कभी अजका, कभी और, कभी और आज कहते हैं कि हम कांग्रेस में साथ रहेंगे। ऐसे वर्करों से हम अनुरोध करते हैं कि वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ और भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहें। कहीं ना कहीं लग नहीं रहा था हाईजैक की गई स्टेज को। ये छोटी बात है। मैं बोल रहा था उस टाइम भी लड़का बीच में नाम पढ़ने लग गया। मैं कह बात भाई ऐसे नहीं, हाँ वो नहीं। ये दिखा रहे हैं आपको कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ वर्करों से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, काफी संख्या में भीड़ यहाँ पर है, मौजूद है। महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ये तस्वीर दिखाई जा रही है आपको लाइव। कौन नहीं दे रहा है मेरे को बताओ, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करो, मैं करूँगा। कौन कौन देंदा पैसे? सारा बैंक में गिरेगा, मेरा गरीबनी का पैसा मेरा घर मेरे तो मिलियो तेलू राम हूँ मैं, थारा पड़ोसी शामी कर
ये आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं, उनसे काफी देर से मुलाकात करी है। तस्वीर दिखाई जा रही है आपको लाइव हरियाणा पोल खोल न्यूज पर। कांग्रेस के नेता धर्मवीर गोहित, कांग्रेसी नेता तेलूराम जांगड़ा, जयसिंह पाली, कांग्रेस के नेता राजेंद्र सूरा, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल और सुमन शर्मा, राजेंद्र ठाकुर, कांग्रेस के नेता यहाँ लगातार आपको दिखाई तस्वीर। कमलेश रंगा, ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज पर। सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। आज महिलाओं की संख्या भी ज्यादा देखी गई, यहाँ पर काफी संख्या में महिलाओं की संख्या देखी गई। उसे डाउन करो। जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आप कार्यक्रम बहुत बढ़िया। आपके सभी दर्शकों को राम राम। और आयोजन जो कार्यकर्ताओं ने किया है, जो जोश है, उससे लगता है कि हाँसी से बड़ी भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे विपक्ष समक्ष कार्यक्रम में। और हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरे जिले में सबसे ज्यादा भीड़ हाँसी से होनी चाहिए, जैसा मुझे लगता है। सोनी साहब लाइव देख रहे हैं जनता आपको, कि आप क्या मानते हो आज की जनसभा के बाद कहीं सरकार की नींद उड़ जाएगी? इसमें कोई दो राय नहीं। जहां भी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी वर्कर मीटिंग लेने के लिए जा रहे हैं, हर जगह जन सैलाब उमड़ रहा है। और हाँसी में भी उसी का एक नतीजा सामने आया है, बिल्कुल जो आपके सामने सबूत है सारा, कि इतनी भारी संख्या में युवा साथी पहुंचे हैं, गाँव के लोग पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं। ये बड़ी भारी जो है ना दिखाता है कि जन सैलाब उमड़ रहा है। ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप हरियाणा पोल खोल न्यूज पर। सीधी दिखाई जा रही है आपको कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा वर्करों से मुलाकात कर रहे हैं और भीड़ काफी है। सभी से अपील है कि वीडियो को शेयर कर दें। ये पन्नी साहब क्या कहोगे आपने? आप भी कांग्रेस क्या किस विषय में? कांग्रेस की अपनी मीटिंग है जो मतलब प्रदेश लेवल की 29 तारीख को फतेहाबाद में। ज्यादा से ज्यादा सभी भाई साथी, सभी युवा और सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में फतेहाबाद पहुंचे 29 तारीख को। अभी चंद मिनट में शायद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। वो लाइव तस्वीर आपको दिखाई जाएगी। लाइव लगातार आपको लगातार कार्यक्रम दिखा रहे हैं कि लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप। दिखा रहे हैं आपको। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाई जाएगी। सभी से अपील है कि वीडियो को शेयर करते हैं। ये कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लाइव तस्वीर। हाँ, सभी से अपील वीडियो को शेयर करते हैं।
आपके साथ ही बैठूंगा, नहीं है। सारे चुप हो जाओ, हाथ जोड़कर इस वजह से ना तो आवाज आएगी, ना पत्रकार साहिबान की आएगी, ना MP साहब की आएगी, कोई बात समझ नहीं आएगी। सबसे हाथ जोड़ के चुप हो जाओ प्लीज, हाथ जोड़ के। भैया ना बोलो कोई भी प्लीज। एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, एक ना तो आप में से एक सबका इंट्रोडक्शन करा दे मेरे। देखो मैं जो हाँ भारद्वाज साहब, हाँ इंट्रोडक्शन करा दो। वैसे मैं जान ये सुमित कुमार जागरण से जी। सुमित, हाँ जी। ये सर्वेश कुपरा हिकमतपुर से, ये साहिल इंडिया न्यूज से, नितिन सैनी MS1, राजीव बंसल जी आसियाबाद जगत क्रांति, महावीर यादव हरिमुंडी से, अगले है महेश तेरिया अपना HN न्यूज चैनल, महेश कुमार तेरिया भी HN न्यूज चैनल जी। ये अपने शम्मी रंगा आशी लाइव से, ये सच कहूँ से मुकेश कुमार मिले थे डब्ल्यू स्टेशन पे। ठीक है मुकेश। ये अपना जी संचित मलिक पाठक से, मनमोहन शर्मा, अपना राहुल राजपूत है जी NH24 से जी। ये हो गया। आज का जो प्रोग्राम है, भाई ना बोलो पीछे एक बार बहुत हाथ जोड़। आज का जो कार्यक्रम था वो हमारी एक कार्यकर्ता मीटिंग थी, और उसका उद्देश्य जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो चल रहा है पूरे हरियाणा में पिछले लगभग 1 साल से, ये उसकी 6ठी जनसभा है जो कि फतेहाबाद में की जाएगी। कांग्रेस के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी, और कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी भी, और कांग्रेस के तमाम विधायक, और बतौर सांसद मैं भी रहूँगा। हम लोग सभी, ये कार्यक्रम का इसका उद्देश्य यही है कि विपक्ष जनता की आवाज़ को ताकत दे, जनता के मुद्दों को उठाए और सरकार को मजबूर करे, सरकार जनता के बीच में आए और जनता की सुने, क्योंकि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका रहती है। आपने देखा होगा, हमने हर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में लोकल इश्यूज उठाने के साथ साथ कई प्रदेश स्तर के भी इशू उठाए समय समय पे। कभी भर्ती घोटाले की बात थी, कभी शराब घोटाले की बात थी, कभी बिजली की, जैसे फरीदाबाद में था 1 मई का हमारा, उसमें हमने बिजली का इशू मुखरता से उठाया कि हमने प्रदेश के लोगों के सामने सच्चाई रखी कि हमारे समय 10 साल में 4 थर्मल प्लांट लगे, खेदड़ में, झज्जर में, खानपुर और झाड़ली के गांव में, और यमुनानगर के अंदर, और 1 परमाणु का कारखाना लगा फतेहाबाद में। 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ बिजली के कारखाना उत्पादन बढ़ाने के लिए, और फिर भी सबसे सस्ती दर पे बिजली दी गई, देश में रिकॉर्ड सबसे सस्ती बिजली। और साथ ही ऐसे कई करार हुए, जैसे कि एक करार अदानी ग्रुप के साथ हुआ जो 25 साल तक 2 रुपये 94 पैसे देश में सबसे सस्ती बिजली देने का करार। दुर्भाग्य से हमने ये बात, जो प्रदेश का अभी मौजूदा सरकार है, 8 साल में एक भी बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक कोई नया कोई यूनिट, कोई कारखाना तो लगाया नहीं, कोई निवेश हुआ नहीं, क्योंकि खपत बढ़ती है बिजली की। जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, जीवन स्तर जैसे बढ़ रहा है, तो खपत बढ़ती है। तो कोई भी दूरदर्शिता से चलने वाली सरकार प्लानिंग करेगी,
लेकिन 8 साल तक को बिजली का कारखाना लगानी। दूसरी ओर जो समझौते थे, जैसे मैंने जिसका जिक्र किया, उन कंपनियों से भी उस दर पे बिजली लेने में सरकार असमर्थ साबित हुई। तो हमने ये जब मुद्दा उठाया 1 मई को, उसके बाद सरकार पे दबाव पड़ा, सरकार ने आनन फानन में यहाँ वहाँ से जहाँ से हो सके बिजली खरीदी। बिजली मंत्री जी का जवाब आया कि हम 12 रुपए यूनिट तक की भी बिजली खरीद रहे हैं शॉर्टेज दूर करने के लिए। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये विफलता है, क्योंकि वो अपनी जेब से नहीं दे रहे 12 रुपए, वो जनता के 12 रुपए दे रहे हैं। जब बिजली सस्ती उपलब्ध थी, और दूसरी सबसे सस्ती बिजली तो तब मिलती है जब खुद का कारखाना लगा, वो तो आपने लगाया नहीं। अब आप मजबूर हो गए। अब आपको हरियाणा का बजट पहले ही कितना कर्जा चढ़ा हुआ है और बोझ लादते हुए, तो ये बिजली का शुल्क। अब फतेहाबाद की बात है। फतेहाबाद के विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रम में हम 2-3 मुद्दे उठाने जा रहे हैं। एक मुद्दा तो हम उठाएंगे गेहूं पे बोनस, क्योंकि गेहूं की पैदावार इस बार हुई नहीं ज़्यादा, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत आज 3,500 क्विंटल तक पहुंची हुई है रुपए के अगर रूप में आकलन करें। ऐसे में बोनस देना चाहिए सरकार को, और 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस की हमारी मांग है। हम यही बताना चाहते हैं, जब हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में थी, तो 10 साल की सरकार में 3 बार ऐसा हुआ कि मार्केट के अंदर गेहूं का भाव ज़्यादा था न्यूनतम समर्थन मूल्य से। तीनों बार बोनस डिक्लेयर हुआ, एक बार 50 रुपये, एक बार 50 रुपये, एक बार 100 रुपये, ताकि उसका लाभ किसान को मिले। किसी बीच में जो किसान से लेकर सस्ते में, और बड़े जो उद्योगपति जो बीच में बहुत बड़े स्तर पर उसको स्टोर करके और फिर एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, जब उनको बाहर मिलता है तो उनको ना मिले, किसान को मिले। तो हमने उस समय बोनस दिया था, लेकिन इस सरकार में बोनस अवैध कर दिया कि अगर कोई प्रदेश सरकार बोनस देगी तो भारत की सरकार गेहूं उस प्रदेश से गेहूं खरीदेगी नहीं, प्रोक्योर ही नहीं करेगी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो हमारी पहली मांग है फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष के माध्यम से गेहूं पे बोनस मिले। हमारी दूसरी मांग है कि भर्ती खोले सरकार। आज हरियाणा में हजारों पद हरियाणा कांस्टेबल के, हरियाणा शिक्षकों के रिक्त पड़े हैं, और हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और ना सिर्फ हरियाणा में पद रिक्त पड़े, केंद्र सरकार में भी जो फौज से मैंने संबंधित सवाल पूछा था संसद में, जिसका जवाब मिला 3 साल से भर्ती नहीं हुई और 1,40,000 पद फौज के रिक्त पड़े। आप भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत माता की सुरक्षा के लिए कम से कम फौज में इतने पद रिक्त नहीं होने चाहिए, जब एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों से आंख मिला के हमारे देश की फौज को खड़ा होकर होना पाता है। दूसरी ओर बच्चे ओवरएज हो रहे हैं, बच्चे बेरोजगारी में, यहाँ तक कि तालू गांव भिवानी में, जो ज़्यादा दूर नहीं है हांसी से, एक आपको पता है एक नौजवान ने अपनी सुसाइड करना पड़ा। हम प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहते हैं संयम रखें, ऐसा कोई कदम ना उठाएं। लेकिन दुख की बात यह कि उनको ऐसे नौजवानों के परिवार, एक उस नौजवान के परिवार को कुछ सांत्वना देने की बजाय जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने तो मजाक उड़ाया, उन्होंने तो उसकी काबिलियत पर सवालिया निशान कर दिया। मैं उनके घर गया था, उस नौजवान के घर गया था, वो 2 जिलों की मैराथन में नंबर 1 पे आया, अव्वल नंबर पे गोल्ड मेडल लिया उसने। भिवानी में मैराथन में उसको गोल्ड मेडल मिला और रोहतक में मैराथन में उसको गोल्ड मेडल मिला। ये स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं। यहाँ पे मैराथन में नंबर 1 आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा होनहार बच्चा था। आप उसकी काबिलियत पे प्रश्न उठाएं और आप कहें कि भाई प्राइवेट में हो जाता, प्राइवेट में भी तो उतनी तनख्वाह मिलती है। कोई देश की सेवा करना चाहता है तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप प्राइवेट में सिक्योरिटी फोर्स का काम कर लेते? ये कौन सी भावना है? ये केवल घमंड है। तो खैर, हमारी दूसरी मांग है भर्ती खोलो। पहली मांग है बोनस दो, दूसरी मांग है भर्ती खोलो, और तीसरी मांग हमारी फतेहाबाद रैली में है 100 गज के प्लॉट की जो हमारी योजना थी जो बंद पड़ी है, उस योजना को दोबारा शुरू करे सरकार, जिसमें 3,94,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे, एससी वर्ग के, बैकवर्ड के और छत्तीस बिरादरी के गरीब परिवार। अब वो योजना ना तो आगे आवंटित हुए प्लॉट, हमारे सरकार बदलते ही वो SC/BC की जो स्कीम थी उसको बंद कर दिया। लगभग 7.5 लाख परिवार ऐसे थे जो चयनित थे, उनको मिलने थे 100 गज के प्लॉट, लेकिन सरकार ने आते ही बंद कर दिया। दूसरी ओर वो जो
जहाँ प्लॉट्स बने थे, जो वो कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज में ना कोई मूलभूत विकास का कार्य हुआ है सरकार में। उन्हीं कॉलोनीज का विकास होना था महात्मा गांधी बस्ती योजना के आधार पे, लेकिन वहाँ पे 1 रुपए का बजट भी आया नहीं। तो ये हमारी 3 मांगे प्रमुखता से हैं, बाकी हम लोकल इशू उठाएंगे। सर एक प्रश्न है आपसे मांगे तो ये हमारा विपक्ष आपके समक्ष फतेहाबाद है। माइक इन्होंने रखा नहीं, सुमन जी ने मेरा गला आज पक्का। सर आप बताएं, जमहूरियत के अंदर वोट की चोट सबसे बड़ी होती है। अब छोटी निकायों के चुनाव उसमें कांग्रेस क्यों अपने आप को बैकफ्लैश में लेके जा रही है, क्यों नहीं फ्रंट फुट पे आती है, सिंबल पे चुनाव क्यों नहीं लड़? देखिए अभी फैसला पर 26 तारीख को एक मीटिंग है हमारी कांग्रेस पार्टी की, उसमें मीटिंग में मिल बैठ के इसका फैसला किया जाएगा। और जब एक बार फैसला हो जाएगा तो हम अभी ऐसा नहीं हम चुनाव में सिंबल पे नहीं लड़ रहे। अच्छा ऐसा नहीं, हमने अभी निगम के चुनाव थे सिंबल पे लड़ाए थे, हम बहुत से परिषदों के चुनाव में भी सिंबल पे लड़े थे। अब एक केस बाय केस किया था हमने फैसला पिछली बार का चुनाव, जब आपको याद होगा। इस बार केस बाय केस करते हैं या हर पे लड़ते हैं पालिकाओं पे, परिषदों पे। इस मामले में हमारी बैठक है परसों 26 तारीख को और उसमें फैसला लिया जाएगा। ये होता है कि निगम में कई बार सपोर्टेड कैंडिडेट उतारे गए थे, सपोर्ट करते हैं सिंबल नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंबल नहीं देंगे सपोर्ट करें किसी कैंडिडेट। पिछली बार हमने सपोर्ट किए थे कई कैंडिडेट्स चेयरमैन के लिए। चंडीगढ़ में क्या आशंका हुआ था? आपके कैंडिडेट तो भाग्य थे, चंडीगढ़ में मेयर जो बना तो देखो इसमें क्या है, हम अब हरियाणा की बात करें, देश में अलग अलग प्रदेश है, आप नहीं, मगर वो उसकी हरियाणा विधानसभा में वहाँ से विधायक नहीं आते, अलग प्रदेश है। जो हरियाणा की शासन है उसमें जो है वहाँ से कोई विधायक चुन के नहीं आते, नहीं वो इसलिए अलग नहीं, हर प्रदेश की अलग परिस्थिति। हरियाणा के अंदर हरियाणा की परिस्थिति देख के कल ही अजय चौटाला जी ने आप पे बहुत बड़ा तंज कसा है, वो मैं कह दूं तो बड़ा पता लगेगा, वैसे सुनाई दे रहा है। या कांग्रेस चिंता सीवर नहीं कर रही, चिता सीवर कर रही है, ये अजय चौटाला जी ने कहा है। जैसे कि हासिम में कहा हुआ है, और जैसे कि पंजाब में हुआ और आपके नवजोत सिद्धू बिहार का बात। देखिए अब उनकी बात आप उनसे पूछो, नहीं आप बताइए ना उनको। देखो मैं जो है उनकी बात का क्या जवाब दूं? सवाल ये रहेगा क्या कांग्रेस अगर सिंबल पे नहीं देती है तो क्या सपोर्ट कर सकती है? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं लिया सर्वेश जी, हम ये फैसला लेंगे। 26 तारीख को मोस्ट लाइकली एक मीटिंग रख रहे हैं और उस मीटिंग में उससे पहले भी विचार विमर्श चल रहा है। 26 तारीख को बहुत से जो सीनियर लीडर्स हैं सारे सबको एक साथ बुलाया जा रहा है, सबसे विचार विमर्श करके फैसला लिया जाए। जैसे रणदीप सुरजेवाला जी आपके राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने तो सीधा कहा है ये एक बड़े मीडिया के माध्यम से करना चाहिए। तो आप राज्यसभा के सांसद हैं, नेतृत्व करते हैं, आपकी क्या इंटरनल फीलिंग्स, आपकी क्या? देखिए इसमें क्या है, आप भी मेरे को जो है जब से स्टूडेंट था तब से आपने मेरे को जो है आप जानते हैं, पहचानते हैं, तो आपने हमेशा देखा मैं पार्टी की जो राय है वो पार्टी के इंटरनल प्लेटफॉर्म पे देने में विश्वास रखता हूँ। तो पर जब बैठक की बुलाई है तो सारी बात लेके लोगों की भावनाओं देखते हुए जो बात कहनी होगी वही कहेंगे। मगर जो भी है मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारा फैसला जो आपको पता है कि हमने अभी पूरा फैसला नहीं है कि सिंबल पे लड़ने का, लेकिन सिंबल पे हमने लड़े हैं, पहले सिंबल पे लड़े हैं हम चुनाव, पिछली बार भी लड़े थे माला में, पंचकुला में, सोनीपत में, रेवाड़ी में, और कई जगह हमने उकलाना में, सापला में, कई जगह हमने सपोर्ट किया था उम्मीदवारों को बिना सिंबल के, पालिकाओं में खास तौर पे। अब इसमें कुछ बदलाव है या यही है, जो भी बदलाव हो हम ले लेंगे फैसला। सर 29 को ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी एक जनसभा का आयोजन कर रहे हैं, मीटिंग का आयोजन कर समानांतर। देखिए क्या मानते हैं इसको समानांतर नहीं कहिए इसमें, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग निष्पक्ष हैं। मुकेश के बारे में तो मैं नहीं कहता, नहीं कहिए सर। नहीं मैं नहीं कहता, वो तो आपको देखना, आकलन करना है।
लेकिन वो तो आपको स्वयं आकलन करना है, क्योंकि आप पूरी बात मेरी दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे वो तो उसी से पता चलेगा। एक भी बात नहीं करती सर, कभी नहीं करती सर आप। ऐसा कोई भी वो नहीं है सर। नहीं, मगर इसमें आपकी जो कानों में कोई और बात डालने की वो अलग है सर। अच्छा, आप चाहे मेरी वीडियो देखें चाहे मेरी खबर देखें, अच्छा, एक भी नहीं करती। ठीक है, नहीं ठीक है, बात तो कह दी तो मैं क्योंकि बात किसी ने मेरे को कहा था, मगर इन्होंने मैं कह रहा था आपके कानों में कुछ और डाला है। तो क्लैरिफाई हो गया। मेरे ख्याल से इतना नहीं, सुनने नहीं चाहिए। नहीं, इसीलिए क्लैरिफाई कर दिया मैंने बात यूँ का साथ ही साथ क्लैरिफिकेशन कर दी। कोई ऐसी बात होती तो मैं अपने मन में रखता, क्लैरिफाई हो गया। अच्छा, इसमें क्या है कि क्या बात क्या क्वेश्चन में? हाँ, ये वो समानांतर रैली मत कहो उसको। वो रैली मुकेश जी हमने पहले विपक्ष आपके समक्ष रखा। आपने देखा होगा, हमने जब करनाल में रखा तो मुख्यमंत्री जी ने अगले हफ्ते करनाल में किया। हमने जब जींद में रखा तो उप मुख्यमंत्री जी ने जो उचाना में करना पड़ा, नहीं तो कर नहीं रहे थे, जबकि करना इनको चाहिए। हमने जब फरीदाबाद में रखा तो मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद गए, और अब हमने फतेहाबाद में रखा सिरसा लोकसभा में, तो मुख्यमंत्री जी भी सिरसा लोकसभा ओडा गांव में और उप मुख्यमंत्री जी फतेहाबाद टोहाना के अंदर। ये इसको हम एक बहुत बड़ा जो है बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मानते हैं। इसको हम अपनी जो है हम इसको अपनी सफलता मानते हैं कि हमारे जनता जिस तरीके से आ रही है हर प्रोग्राम में, आपने फरीदाबाद में देखा होगा, कुरुक्षेत्र में देखा होगा, उससे मजबूर होके वो कहीं ना कहीं सत्ता की क्या और भाव देखकर, और उससे मजबूर होके सत्ता दल की दोनों सत्ता दूर हो रही है। और ये इस केवल फतेहाबाद की बात नहीं, मैं ये भी बता दूं, अगली जहां हम रखेंगे मैं इनको चुनौती देता हूं कि वो वहां ना रखें दोनों। अभी दोनों को आना पड़ा सिरसा में, अब आगे अगली जहां करेंगे। मगर हमारा मकसद केवल उनको लोगों की संख्या से, हाजिरी से उनकी नींद उड़े और वो अपना प्रोग्राम रख दे दोनों, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जनता के इशू सॉल्व होने चाहिए। अगर ये आ रहे हैं वहाँ पर तो हमारी केवल रीस में जनसभा ना करें, हमारी मांगों को, जो जनता की मांगे हैं उनको मानने का काम करें। भर्ती खोलने का घोषणा करके जाएं। मैं स्वयं धन्यवाद करूंगा कि हम घोषणा करते हैं। गेहूं पे बोनस की घोषणा करके जाएं। 100-100 गज के प्लॉट की हमारी योजना को आगे बढ़ाने का कह के जाएं। जनहित में जो हम मुद्दे उठा रहे हैं उनमें जनता को राहत देने के लिए कुछ घोषणा करें तो हम अपनी असली सफलता मानेंगे। ये अधूरी सफलता है, हम इसको सफलता मान रहे हैं, लेकिन ये अधूरी सफलता है। भूपेंद्र जी, 8 पूर्व विधायक आपकी पार्टी में आपके शामिल हुए, इलेक्शन हुआ है और बिना सशर्त हुआ है, इससे पार्टी में कितना बल और कितना शक्ति? इसमें निस्संदेह इससे पार्टी में कहीं ना कहीं जो है मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये सभी अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने कार्य क्षेत्र की बात हो, अपने वर्ग की बात हो, इनका सबका एक अपना प्रभाव है। सारे प्रभावशाली लोग हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को ताकत मिली। दीपेंद्र जी, कुलदीप की कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं पार्टी के। देखिए, कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का भी, हमारे प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब का भी और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का भी ये प्रयास है कि कांग्रेस सभी को मान सम्मान देकर सभी को साथ लेकर चले। सभी का कांग्रेस में एक स्थान है, सभी की एक साख है, सबको साथ लेकर चलने का हमारा प्रयास है। ये अगले 2 से 3 महीने में तो इसके अंदर पुराने कार्यकर्ता आगे बढ़ाएंगे। देखो, दोनों ही चीज़ें चलती हैं। पुरानों को भी मान सम्मान बिना दिए कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, मगर बहुत से यूथ हैं जो युवा कांग्रेस में भी पीछे चुनाव भी हुए थे। और सरकार तो शिक्षा नीति को प्राइवेट कर रही है, उसके बारे में क्या? ये अभी आखिरी में शिक्षा नीति पे बोल लेता हूँ, उसके बाद गला, क्योंकि अगली बार बहुत हाँ, ये आपने 2 सवाल अच्छे पूछे। माइक होता तो बहुत बढ़िया, मगर कोई बात नहीं, आज नेक्स्ट टाइम देखो गरारे करने पड़ेंगे। देखो, एक है चाय, तो चाय ले आए यहाँ।
ये भी पी लेंगे इसके बाद। देखो दो चीजें हैं करप्शन की, एक करप्शन का बड़ा अच्छा पूछा, क्योंकि हमने एक चीज कह रखी है कि भाई पीछे एक बार चुप कराना, सरपंच साहब पीछे एक बार चुप कराना। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है भाई, कोई बोलो ना प्लीज, इनका गला पहले ही खराब है और फिर बहुत दिक्कत हो रही है। देखो करप्शन का बहुत अच्छा सवाल पूछा बोलो, गया। जरा हाथ जोड़ के प्रार्थना, क्योंकि ये केवल विपक्ष कहे, हमने तो एक बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये कोई 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन के समझौते पे जेजेपी ने समर्थन नहीं दिया था। एक दूसरे को लूट की छूट हरियाणा में करने पे समझौता दिया था, लूट की छूट का समझौता था। भाई शराब का महकमा किसके पास है, कैसे लूटें, रजिस्ट्री का महकमा किसके पास है, कैसे लूटें, एयरपोर्ट का महकमा किसके पास है, कौन वहाँ पे किले खरीदेगा, कौन, ये लूट की छूट का एक समझौता था। माइनिंग का महकमा कौन से मंत्री की बीजेपी के पास है कि जेजेपी के पास है, ये हम नहीं कह रहे, कोर्ट कह रहे हैं माइनिंग में, ये हम नहीं कह रहे, ये दादा गौतम बता रहा है कौन कितना जिम रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि भाई आप डॉक्टर अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि भाई ये हम कहें तो आप हमारी बात मत मानना, मगर उनके सांसद और विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि 350 करोड़ रुपए कौन बीच में खा गया, मुख्यमंत्री जी आप पता करो। वो तो नाम भी दे रहे हैं, उन्होंने तो सभा में 2 नाम भी दे दिए कि इन 2 आदमियों को अगर जो है जिस दिन इनसे पूछताछ होगी तो नाम आ जाएंगे। नाम रोहतक की जनता तो जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है, और उससे नहीं, कहने का मतलब ये है, ये लूट की छूट के समझौते पे सरकार चल रही है। इसीलिए आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया है। हरियाणा में कोई ना इंडस्ट्री लगी, ना कोई दूरदृष्टि था, कोई काम हुआ, नंबर 1। ये तो अब शिक्षा का मैं बताता हूँ, अपनी बात खत्म करते, इसी में शिक्षा आती है। हमारी शिक्षा नहीं, हमारी हरियाणा में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 2 बातों को लेके चले थे, हरियाणा को शिक्षा हब बनाना और हरियाणा को खेल हब बनाना, ताकि युवा पीढ़ी शिक्षा और खेल की तरफ रहे, नशे की तरफ, अपराध की तरफ ना जाए। इसी कड़ी में हरियाणा में 12 सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई गई उस समय, और 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी का स्टेटस, 27 यूनिवर्सिटी, 27 यूनिवर्सिटी में, चाहे वो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार हो, चाहे वो सोनीपत के अंदर सोनीपत के अंदर भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में हो, चाहे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर हो, चाहे वो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर हो, चाहे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी रोहतक के जींद के अंदर हो, चाहे वो YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर हो, ये सारी यूनिवर्सिटी हमारे कार्यकाल में 12 यूनिवर्सिटीज और 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट्स IIM रोहतक से लेकर, एम्स से लेकर, और NID कुरुक्षेत्र से लेकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये सारे इंस्टीट्यूट, ताकि हरियाणा एक तरफ शिक्षा, एक तरफ खेल। 1 लाख से ज्यादा मैं आपकी जानकारी में ला दूं, हमारे समय में केवल शिक्षा के अंदर भर्ती की गई थी, ये हमारा शिक्षा मॉडल था। देश में कहीं इतनी भर्ती शिक्षा एक महकमे में नहीं करी, 1000 से ज्यादा। इन्होंने तो 8 साल से JBT ओवरेज हो के भर्ती नहीं करी। ये सर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज वो जो हरियाणा जो शिक्षा और खेल का हब बनता था, उस हरियाणा में खिलाड़ियों को सड़क पे आना पड़ रहा है अपने वो पिछली सरकार की नीतियों के लिए, और बच्चों को सड़क पे आना पड़ रहा है अपने स्कूलों की हालत को सुधारने के लिए। ये इनकी शिक्षा नीति है, और इसीलिए है बस किताब में नहीं होती और जो स्थिति है वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं। भाई कोई तो कारण हो रहा होगा, कोई, आप, मैं कह रहा हूं कि ये छोटी विफलता नहीं है। बेरोजगारी में देश में सबसे सारे प्रदेशों को पीछे छोड़ना बहुत बड़ी मतलब ये, मैं इसको विफलता कहूँ या मैं सार्कास्टिक तरीके से कहूँगा, इसको दूसरी तरीके, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है ये। मगर अब मेरा गला आगे क्या चाहे आज आपने क्या आना है आज
ये लाइव तस्वीर देख रहे थे हरियाणा पोल खोलूस पे, ये धीरा है पूरे विधायक बरवाड़ा से। एमपी साहब ने लेकर जा रहे हैं, हिसार में प्रोग्राम है एमपी साहब के, और उसके बाद मैं माफी चाहूंगा थोड़ा, हिसार जा रहे हैं। अपने सामने फेर कर लूंगा प्रोग्राम, किसे टाइम बुला लियो। इस समय पत्रकारों से मुलाकात कर रहे हैं। ले लियो या फाइल ले लियो इनकी। यार गंभीर बात हो रही है, हिसार लेट हो रहे हैं। करवाइए भाई। उसमें बीजेपी के सांसद थे, बीजेपी के विधायक थे और भी तमाम नेता थे। ये तमाम लोग सरकार के खिलाफ थे, कट्टर सरकार के। तो आपको क्या लगता है कि जो ब्राह्मण समाज है उसमें कोई सरकार के खिलाफ को विशेष विरोध? देखिए, ये जो पैरावर की बात है उसमें हम पूर्णतः ब्राह्मण समाज के साथ है, क्योंकि उनकी वो जायज़ उनकी मांग है पैरावर की उस भूमि को लेकर। उस भूमि को हुड्डा सरकार में कैबिनेट के फैसले के माध्यम से पैरावर गांव की भूमि को गौड़ ब्राह्मण संस्था शिक्षण संस्था में दिया गया था। पैरावर की भावना थी, लोगों की भावना थी, उसकी कदर की गई थी। लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से और जो सारी बात वहाँ पे खुल के आई है कि जो तिरस्कार जिन लोगों ने उस भूमि को लेकर बात करने की कोशिश करी, उनको सहना पड़ा। बड़ा ऐसा कहीं ना कहीं इस सरकार के जो ब्राह्मण विरोधी इनकी मानसिकता है उसको वो कहीं ना कहीं दिखाई दी। जिस तरीके से अगर आप उस पंचायत में देखेंगे तो इन्हीं के जनप्रतिनिधि, चाहे वो दादा गौतम हो चाहे वो डॉक्टर अरविंद शर्मा, उन्होंने जो सारी बातें बताई कि सरकार कैसे चल रही है और कैसी अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें सरकार को जवाब भी देना चाहिए और जल्दी से इसमें निर्णय लेना चाहिए और वो जमीन पूरी तरह गौड़ ब्राह्मण संस्था को तुरंत देनी चाहिए। साथ ही कोई जो है कोई ऐसे शब्द जहाँ बोले गए, हम उस शब्दों की का तो नहीं समर्थन करते। जो हल्के शब्दों का प्रयोग किया गया कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा, चाहे वो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हों, उन्होंने जो हल्के शब्द बोले उस मीटिंग में, वो तो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जो बात की कि भाई इतना भारी अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है जनप्रतिनिधियों को, वो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं। तो ये कह रहे थे कि ये लोग बाहर बोलते हैं, सरकार के अंदर रहते हुए नहीं बोलते, सरकार का विरोध तो करते हैं लेकिन बाहर करते हैं, अंदर नहीं करते। हाँ, और वो यू टर्न भी ले गए, जो मेरे को जानकारी में आया। तो अब क्या उस बारे में तो वो जवाब दें।